एक ऐसा बंदा जो अपने आइडेंटिटी को हाइड कर कर एक पहाड़ के अंदर भेड़े वगैरह चराकर अपनी पीसफुल लाइफ गुजार रहा था, बट उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उसको पहाड़ के नीचे जाना पड़ता है एंड कुछ क्रेजी पावर्स को अपनी दिखानी पड़ती है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ विजर्ड मानवा की, एंड ये है इस मानवा की पार्ट 4। इससे पहले हमने इस मानवा के 3 पार्ट्स बना के रखे हैं, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, नहीं तो तुम्हें स्टोरी लाइन इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। बाय द वे, जिन लोगों ने पार्ट 3 देख लिया था उन लोगों के लिए पार्ट 3 का एक छोटा सा रिक है, जिससे तुम्हें पहले वाली स्टोरी के पार्ट थोड़े बहुत याद आ जाए। तुम लोगों ने देखा ही था कि पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने अपने उस नए वाले लौंडे जो हमारे एमसी के घर पर आया था, वो अपने उस मैजिकल बीस्ट को ढूंढने के लिए निकल गया था उस जंगल के अंदर, बट वो जाकर देखता है वो मैजिकल बीस्ट ऑलरेडी मर चुका है, बट उसके मैजिकल बीस्ट के जो कॉर्प्स हैं उसके पास फिर से पावर आ गई है एंड हमारा जो मैजिकल बीस्ट का कॉर्प्स है वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है एंड हमारा जो न्यू वाला बंदा था ना वो इस चीज को संभाल नहीं पा रहा था एंड हमारा एमसी आकर उसकी मदद करता है एंड अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है कि वो एक विजर्ड है एंड उसके पास काफी ज्यादा क्रेजी लेवल की एबिलिटीज है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बहुत ही इजीली उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है एंड इसके बाद हमारा जो न्यू वाला लौंडा था वो हमारे एमसी के बारे में जानने लगता है कि आखिर उसके पास कैसे ये सारी विजर्ड वाली पावर आई एंड कैसे वो ये सारी चीजें करता है। एंड इन सारी बातों के बीच में हमें उस न्यू वाले लौंडे के थोड़े पास्ट के बारे में भी पता चला था, जहां पर हमें पता चला था कि वो जिस नोबल फैमिली को सर्व करता है उस नोबल फैमिली के साथ एक दूसरी नोबल फैमिली की बैटल हुई थी एंड हमारा लौंडा उसी एनिमी नोबल फैमिली के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है एंड उसी पॉइंट पर हमने पिछला वाला पार्ट एंड कर दिया था, जहां पर हमारा जो वो न्यू वाला बंदा था वो हमारे एमसी को बोल रहा था कि मैं समझ गया कि तुम्हारी ब्लड लाइन एबिलिटी द हाउस ऑफ जार से मिलती है एंड वहीं पर हमने पार्ट 3 को एंड किया था। यहां से हम पार्ट 4 शुरू करेंगे एंड देखेंगे कि आगे क्या सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है शुमन एंड आप लोग देख रहे हैं शुमन ब्रो यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती है, उसका फेस काफी ज्यादा डाउन हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि क्या द ग्रेट हाउस ऑफ जार जिसके साथ हमारे इस मास्टर की काइंड ऑफ बैटल वगैरह हुई थी, तो क्या मैं उस ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ जिस ब्लड लाइन से हमारे मास्टर की बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है। एंड एक चीज तुम लोगों को मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूं, इस पूरे चैप्टर के अंदर यानी कि पार्ट के अंदर कुछ भी बोलो तुम, हमारे इस न्यू वाले लॉन्डे को जो मर्सनरी आया था, मर्सनरी नहीं हमारा जो न्यू वाला विजार्ड आया था उसको हमारे एमसी ने काइंड ऑफ एक एल्डर करके प्रेफर किया गया है, तो हम भी इसे एल्डर या फिर मास्टर दोनों में से कुछ एक बोलेंगे। ओके, तो हम स्टोरी पे वापस आते हैं। हम देखते हैं हमारा एमसी सोच रहा होता है कि भाई आखिर मैं अब क्या करूं, क्या मैं उनको जाकर माफी वगैरह मांग लूं, बट मैं किस चीज की माफी मांगू भाई, मेरे क्या बोलते हैं उसे क्लोज रिलेटिव्स ने जो काम किया है उसके लिए क्या मैं माफी मांगू। एंड एक चीज अगर तुम लोगों ने नोटिस ना किया हो तो हमारा लौंडा भी करेंटली 18 साल का है एंड ये जो बैटल हुई थी वो हमारे इस मास्टर के द्वारा बताई गई थी कि वो 20 साल पहले हुई है। इसका मतलब भाई हमारा एमसी तब पैदा भी नहीं हुआ था यार, उसके पहले ये बैटल हुई थी एंड इसका दोस्त हमारे एमसी को आ रहा है काइंड ऑफ। बाय द वे स्टोरी वापस आते हैं। हम देखते हैं हमारा वो जो मास्टर था वो बोलता है तुरान, ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी उसको रिस्पॉन्स वगैरह करता है एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा वो जो लौंडा है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, वो हमारे एमसी के कंधे पर हाथ वाथ रखता है एंड बोलता है अरे यार ऐसे फेस मत बनाओ, जो सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुमको इन सारी बातों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ भी गलती तुम्हारी नहीं है, तो तुम अपने आप को दोषी मत समझो। ये बात सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा खुश तो होता है बट बोलता है वो पर फिर भी यार मेरी ही तो। एंड ये बात सुनने के बाद हमारा लौंडा उसको चुप कराता है एंड बोलता है ये सारी अडल्ट्स की बातें हैं एंड तुमको इन सारी चीजों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा ये जो लौंडा था मास्टर ये काइंड ऑफ एक बहुत ही क्रेजी लाइन बोलता है, अगर हम ब्लड को ही ब्लड से मिटाने की कोशिश करें तो ये बैटल कभी भी खत्म नहीं होगी, ये ब्लड शेड कभी भी खत्म नहीं होगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी अपने मास्टर से पूछता है कि क्या तुमको कोई रिग्रेट वगैरह नहीं है। ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर था वो बोलता है कि किस बात की रिग्रेट। ये बात सुनकर हमारा जो एमसी वो बोलता है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में बताना एंड मुझे जो तुम्हारे एक एनिमी हाउस से बिलोंग करता है उसको हील के नीचे जाकर काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो ना पावर गेन करने की बात वगैरह करना। और उसके बाद हमारा ये जो मास्टर था वो बोलने लगता है कि अगर तुम माउंटेन्स के नीचे जाओगे एंड अपने पावर को गेन करना शुरू करोगे धीरे धीरे तो तुम कभी ना कभी तो हाउस ऑफ जार के अंदर घुस ही जाओगे एंड उनको सर्व करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा क्रेजी लेवल की पावर्स है ना इसी वजह से। और उसके बाद हमारा मास्टर और बोलता है पर चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे कैरेक्टर को ट्रस्ट करता हूँ। ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है इसका मतलब क्या है। उसके बाद हमारा मास्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे गुडनेस और तुम्हारे अच्छे व्यवहार के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बचाने के लिए उस क्या बोलते हैं उसे कॉर्स बीस्ट से अपने जो एक क्या बोलते हैं उसे अपना लौंडा जो अपने आइडेंटिटी को हाइड कर रहा था ना कि वो एक विजर्ड है, अपने पूरे लाइफ से वो इस चीज को सैक्रिफाइस कर रहा था एंड उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहा था। तो ये बात कर रहा है हमारा ये जो मास्टर है, वो बोल रहा है कि भाई तुमने अपने पूरे लाइफ
लाइफ में जो बात सबसे छुपा कर रखी वो मेरे जान बचाने के लिए रिवील कर दिया। एंड यही बात मुझे तुम में काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड अगर तुम ये अच्छी एबिलिटी लेकर हाउस ऑफ जार के अंदर एक अच्छी पोजीशन होल्ड करोगे तो मुझे इससे कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद हमारे जो मास्टर और भी बोलता है, बट अगर फिर भी यार अगर कोई फ्यूचर में ऐसी वार फिर से हो जाए फिर तो दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि हमारा एमसी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वो जो लौंडा है वो और भी बोलता है, वेल अभी तो इतनी सारी दिक्कतों वाली बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अभी तक डिसाइड किया ही नहीं है कि तुम माउंटेन्स के नीचे जाओगे, और अगर जाओगे भी तो द हाउस ऑफ जार को ज्वाइन करोगे एंड उनको सर्व वगैरह करोगे, क्योंकि ये बहुत देर की बात है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है, बट मेरे अभी जो थॉट्स हैं वो भी क्लियर है, मुझे डिसाइड हो गया है कि मैं क्या करूंगा। ये बात सुनकर हमारा वो जो लॉन्ड है वो बोलता है, हाँ तो बोलो फिर। एंड इसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं माउंटेन्स के नीचे जाऊंगा एंड अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा। एंड ये बात सुनकर हमारा वो जो मास्टर था वो बोलता है, काफी अच्छे थॉट्स है तुम्हारे। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है, बट इससे पहले मुझे एक बार फिर से तुम्हारे इंजुरीज को देखनी है एंड उनको ठीक वगैरह करनी है। ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर है वो बोलता है कि कितने काइंड हो तुम, एंड मैं एक मर्सनरी हूँ और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि फिर भी तुम एक एनिमी काइंड ऑफ हाउस से आते हो फिर भी। उसके बाद हमें हमारे घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यहाँ पर हमारा जो मास्टर है वो हमें इस लॉन्डे को थोड़ी बहुत ज्ञान देने वाला है, मैजिक कैसे यूज करे वगैरह वगैरह एंड पूरे लाइफ एंड वर्ल्ड के बारे में। जहां पर हमारे जो मास्टर है वो बोलता है कि अगर तुम्हें मैजिक यूज करना है तो तुम्हें माना को एब्सोल्युटली मास्टर करना पड़ेगा एंड अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए लोग माना को कॉमनली द की ऑफ ओमनीपोटेंस भी बोलते हैं। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि क्या द की ऑफ ओमनीपोटेंस। ये बात सुनकर हमारा वो जो लौंडा था मतलब मास्टर था वो हमारे एमसी को रिप्लाई देता है कि ये जैसा नाम है द की ऑफ ओमनीपोटेंस, ये एकदम वैसे टाइप के पावर्स तो नहीं देता जैसा इसका नाम है, बट अगर तुम्हें मैजिक यूज करना है तो तुम्हें माना की जरूरत पड़ेगी उस मैजिक के पावर के हिसाब से। उसके बाद हमारा एमसी पूछता है कि आखिर एक मैजिक को परफॉर्म करने के लिए तुमको कितने अमाउंट में मैजिक की जरूरत पड़ेगी, आई मीन माना की जरूरत पड़ेगी, जिससे तुम एक मैजिक को तैयार वगैरह कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद हमारा वो जो मास्टर है वो हमारे लॉन्डे को बोलता है कि मैं अभी तुमको इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद हमारा ये जो न्यू वाला लॉन्डा मास्टर था वो अपने लेमसी को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है। वो बोलता है कि तुमको मैजिक परफॉर्म करने के लिए मेनली 3 लार्ज फैक्टर्स को कंप्लीट करना पड़ता है। जहां पर हमारा मास्टर बोलता है जो पहला है वो है ब्लड लाइन, जो सेकंड है वो है अफिनिटी, जो थर्ड है वो है कैजुअलिटी। उसके बाद हमारा मास्टर एक एक करके इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करने लगता है। जहां पर हमारा मास्टर पहले के बारे में बताता है, वो बोलता है कि एक ब्लड लाइन एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम पहले से ही बॉन्ड होते हो एंड तुम्हारे ब्लड लाइन के हिसाब से ही तुम्हारी पावर्स डिसाइड होती है। एंड ये मोस्टली क्या बोलते हैं उसे मैजिक नाइट्स में ज्यादातर नहीं होते हैं, क्योंकि ये ब्लड लाइन एबिलिटीज मोस्टली क्या बोलते हैं उसे यार किंगडम किंग्स एंड रॉयल फैमिलीज के अंदर ही इनहेरिट होते हैं। और इसके बाद हमारा जो मास्टर है वो इस ब्लड लाइन एबिलिटी के बारे में थोड़े बहुत एग्जांपल्स देने लगता है। वो बोलता है अब देखो अगर मेरा हाथ कट जाए तो मेरे लिए इस हाथ को डायरेक्टली हील करना मेरे मैजिक से काफी ज्यादा दिक्कत वाली होगी, है कि नहीं। ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ। उसके बाद हमारा जो ये न्यू वाला मास्टर था वो बोलता है बट एक रिवर्स्टिया नाम के किंगडम के अंदर जो ब्लड लाइन एबिलिटीज है उनके ब्लड लाइन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उनके पावर देती है कि वो कितने भी ज्यादा डेडली से डेडली क्या बोलते हैं उसे घाव को या फिर अटैक्स को अपने हाथ में जो डैमेज वगैरह हुए हैं उनको ठीक कर सकती है। मतलब हीलिंग की पावर्स उनके पास काफी ज्यादा अमाउंट में है, उनके ब्लड लाइन के अंदर है। और इसके बाद हमारा लौंडा मतलब हमारा एमसी पूछता है तो सेकंड में जो है अफिनिटी उसका क्या है। और उसके बाद ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर था वो बताने लगता है कि तुम इसे एक और नाम से बता सकते हो जो है फैमिलियरिटी। एंड इसके बाद हमारा ये जो मास्टर है वो बोलने लगता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मेज जो है जो जिस चीज में सबसे ज्यादा काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उससे कारीगर है उस चीज को मैजिक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर उस टाइप से मैजिक को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है अच्छा तो जैसे मैंने उस मैजिक बॉल को मतलब फायर बॉल को अपने हाथों के अंदर लेकर एक फेंक दिया था जैसे मैं पत्थर फेंकता हूं। अब तुम लोगों को ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी, लेट मी एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर हमारा लौंडा मोटे मोटे तौर पर ही बोलना चाहता है। अगर तुम लोगों ने पार्ट 3 देखा होगा तो तुम लोगों को याद ही होगा कि पिछले पार्ट के अंदर हमारा लौंडा उस कॉप से लड़ रहा था एंड वो अपने हाथ में एक आग के गोले को बनाकर फेंक दिया था। जैसे हमारा लौंडा पत्थर फेंकता है एंड उसके पत्थर के अंदर भी काइंड ऑफ मैजिक होता है, तो यही हमारा जो मास्टर है वो बोल रहा है कि तुम जिस चीज में सबसे ज्यादा कारीगर हो उस चीज को ही एक मैजिक के वे में करना ही एक एफिनिटी बोला जाता है। बाय द वे एक्सप्लेनेशन सेशन खत्म हुआ, स्टोरी पर वापस आते हैं। हम देखते हैं हमारा जो मास्टर था वो हमारे एमसी के इस
एक्सप्लेनेशन को सुनकर बोलता है करेक्ट। उसके बाद हमारा मास्टर और भी बोलता है कि अगर तुम कभी नॉर्मली आग बनाओ तो तुम वो वाली इंटेंसिटी और वो वाली फायर पावर कभी भी अचीव ही नहीं कर पाओगे। और इसी के बाद हम देखते हैं हमारा वो जो मास्टर है वो एक पानी के गिलास को काइंड ऑफ लाता है एंड बोलता है जो लास्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैजुअलिटी। एंड अभी तक हमारा ये जो मास्टर है वो खुद भी इस पूरे के पूरे कैजुअलिटी नाम के चीज को समझ नहीं पाया है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मास्टर है वो पूछता है कि आखिर क्या होगा अगर तुम मुझे डायरेक्टली पूरे के पूरे माना की यूज कर मुझे मारने की कोशिश करो तो। और ये बात सुनकर हमारा जो एमसी वो रिप्लाई देता है कि प्रॉब्लली मेरे दिमाग के अंदर से कुछ लाइटिंग्स वगैरह आएंगी एंड काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ होगा। और इसी के बाद ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर है वो बोलता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब तुम्हारे पास कमी हो कैजुअलिटी की। ये बात बोलते हुए हमारा वो जो मास्टर था वो अपने हाथ को उस ग्लास के मतलब पानी वाले ग्लास के सामने ले जाता है एंड उससे काइंड ऑफ कुछ थंडर बोल्ट्स वगैरह निकलने लगते हैं। उसके बाद हमारा जो मास्टर है वो एक्सप्लेन करने लगता है कि अगर जब तुम किसी चीज को करना चाहते हो बट तुम्हारे पास कोई अच्छा खासा रीजन नहीं है उस काम को करने के लिए, बट क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी चाहत नहीं है उस चीज को अचीव करने के लिए, तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा उस चीज को पाना। एंड तभी ये जो क्या बोलते हैं कैजुअलिटी वाली चीज है वो अप्लाई होती है। एंड ये बात बोलते हुए हम देख पाते हैं हमारे लौंडे के हाथ से जो थंडरबोल्ट वगैरह निकल रहे थे और भी ज्यादा जोरदार हो जाते हैं जिससे हमारे ग्लास का पानी उबलने लगता है काइंड ऑफ। और ये बात सुनकर हमारा जो एमसी बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने जो कैजुअलिटी वाली चीज है वो थोड़ी बहुत तो समझ ली है एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तुम लोगों को समझा भी नहीं पाऊंगा। अगर तुम में से किसी को समझ में आ गया हो तो कमेंट्स में बता सकते हो मुझे। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा एमसी बोलने लगता है कि अगर मैं चाहूं तुम्हें मारना अपने माना को भेजने से पहले अगर मैं ये करूं कि मैं मेरे माना को एक अच्छी खासी कारण प्रोवाइड करूं जो तुम्हें मारने के लिए अप्रोप्रिएट हो एंड मैं उस कारण के साथ एक फ्लेम तैयार करूं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा अपने क्या बोलते हैं एम्बिशन के प्रति एंड फायर को क्रिएट करना और भी ज्यादा आसान है एक फायर को बनाने से अच्छा। ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर है वो बोलता है एग्जैक्टली तुम इतनी आसानी से इतने ज्यादा मुश्किल टास्क को समझ भी गए जो एक नॉर्मल मेज को समझने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है लाइक एक स्कॉलर को भी। एंड कोई भी मुझे कमेंट्स में ये मत पूछना कि इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आया, मैं तुम लोगों को क्या एक्सप्लेन करूँ ये वाली चीज। उसी के बाद हम स्टोरी वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारा जो एमसी बोल रहा होता है कि बट मैं अपने पावर से नॉर्मल जो बीस्ट वगैरह होते हैं, बीस्ट मतलब क्या वो भेड़े वगैरह, उनको मैं आराम से कंट्रोल कर पाता हूँ बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उस मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया एंड वो आसानी से मर भी क्यों नहीं रहा था। ये बात सुनकर हमारा वो जो मास्टर था वो बोलता है क्योंकि उनके पास माना होती है। एंड इसी के बाद हमें इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत और कन्वर्जेशन होती है बट ये कन्वर्जेशन हमें दिखाई नहीं जाती, ये लोग थोड़ी बहुत और ज्ञान की बातें करते हैं एंड जो हमारे काम की है भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है कि मैजिक काफी इजी है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो मास्टर बोलता है कि मैजिक बस यही नहीं है कि तुम अपने माना की यूज कर मैजिक बना दो, मैजिक ये है कि तुम अपने प्रिंसिपल्स को एंड अपने सिचुएशन को कैसे बिहाइंड द सीन सारे के सारे क्या बोलते उसे गैदर करते हो एंड एनालाइज करके यूज करते हो। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है अगर मैं अभी सोचने जाऊँ तो मुझे ये बात जाननी है कि जो द हाउस ऑफ जार है क्या उसके पास भी कोई क्रेजी लेवल की ब्लड लाइन एबिलिटी है काइंड ऑफ स्पेशल मैजिक वगैरह। उसके बाद ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर है वो बोलता है कि वो लोग स्पेशलाइज्ड हैं स्टेल्थ एंड ट्रैकिंग के अंदर। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो मास्टर है वो बोलता है कि एक बार इसे ट्राई करके देखो। ये बात सुनकर हमारा एमसी अपने चेयर से उठता है एंड बोलता है ओके ठीक है मैं ट्राई करने वाला हूँ। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा एमसी अपने आंखों को बंद करता है एंड अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी देख पाए, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे स्मेल एंड मेरे साउंड को भी कोई सुन पाए। एंड ये बात बोलते हुए ही बोलते तो नहीं सोचते हुए ही हम देख पाते हैं हमारा एमसी वहां से पूरे के पूरे गायब हो जाता है एंड बोलता है कि आओ ये वर्क ये देखकर हमारा वो जो मास्टर था वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। बोलता है कि भाई तुम तो आराम से इस चीज को कर लिए, अब मैं तुमको देख ही नहीं पा रहा हूँ। ये बात सुनकर हमारा वो जो लौंडा है वो फिर से अपीयर हो जाता है इस जगह के अंदर। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो मास्टर है वो बोलता है कि काफी अरसे हो गए मैंने इस पावर को नहीं देखा हुआ बट चाहे कुछ भी हो ये जो पावर है ये काफी ज्यादा ब्रूटल है बैटल के अंदर। उसी के बाद हमारा ये जो न्यू वाला मास्टर है वो बोलने लगता है कि बैटल के अंदर बहुत सारे अरेबियन जो नाइट्स थे वो बहुत ज्यादा डर रहे थे इस एबिलिटी से, क्योंकि भाई अगर तुम्हें तुम्हारे दुश्मन के साउंड, तुम्हारे दुश्मन के स्मेल, तुम्हारे दुश्मन को ही अगर नहीं देखने को मिलेगा तो तुम डरोगे ही ना ऑफ कोर्स। और ये सारी बात सुनकर हमारा एमसी बताता है कि भाई ये तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कोई अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। और ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर है वो बोलता है बट ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारी ये जो पावर है, ये जो एबिलिटीज हैं, कभी ये मत सोचना कि ये इनविंसिबल है, इनकी भी कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं एंड कैसे ना कैसे करके इनको भी हराया
जा सकता है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो मास्टर है वो बोलता है चलो फिर अब मैं तुमको कुछ ऐसे ट्रेनिंग मेथड सिखाने वाला हूँ जो मोस्टली मैजिक के अंदर जरूरत पड़ेंगे। ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सिखा रहे मैजिक, क्योंकि मैं एक क्या बोलते हैं उसे एनिमी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर था वो बोलता है तुमने मेरी जान को बचाया है एंड इवन तुम मुझे ट्रीट भी किया है अच्छी तरीके से, तो आखिर मैं तुमको क्यों नहीं बता सकता। और मैंने तुमको बताया ही ना कि मैंने तुम्हारे कैरेक्टर को ट्रस्ट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग कुछ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं एंड देन हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक विलेज के आदमी को जो बोल रहा होता है कि क्या बोल रहे हो तुम यार, तुम बोल रहे हो तुम अपने भेड़ों को बेच रहे हो इतने दिनों बाद, और तुम भेड़ों को बेचकर यहाँ से निकल भी जाओगे। और उसके बाद हमारा वो बूढ़ा थोड़ा और ज्यादा चिल्ला रहा था, वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो भाई शेफर्ड का काम कौन करेगा एंड मैं कैसे इतनी जल्दी किसी दूसरे शेफर्ड को ढूंढ लूं, और तुमने यहाँ से मतलब इस विलेज से जाने का कैसे डिसाइड कर लिया, हम लोगों को किसी को भी ना बताकर, तुमको पहले हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था जिससे हम लोग प्रिपरेशन वगैरह ले पाए। और ये सारी बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि भाई ये तुम्हारी दिक्कत है कि तुम कैसे एक न्यू शेफर्ड ढूंढोगे, तुम लोग अपने हिसाब से एक न्यू शेफर्ड ढूंढ लो एंड ये मेरा मर्जी है कि मैं अपने चीजों को बेचूं या रखूं, ये मेरी मर्जी, तुम लोग जो चाहे करो। उसी के बाद हमारा एमसी बोलता है कि मैं आशा करता हूं कि तुम लोग मेरे भेड़ों को एकदम मार्केट प्राइस के अंदर ही खरीदोगे, अगर तुम लोग मेरे भेड़ों को ना खरीदना चाहो तो मैं उनको क्या बोलते हैं उसे जंगल के अंदर फेंक दूंगा। एंड ये बात सुनकर हमारे जो बाकी के सारे विलेजर्स थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा एमसी और बोलता है कि भाई अगर तुम लोग चाहो तो उनको जाकर फिर से कैप्चर कर सकते हो, बट तुम्हें इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें तो आने वाली है। ये बात सुनकर हमारे वहां में से एक लौंडा बोलता है विलेज चीफ अब हम क्या करें, एंड तभी हम विलेज चीफ को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि भाई इसके दिमाग में क्या आ गया है यार, आखिर ये क्यों यहाँ से जाना चाहता है। एंड अगर इसके दिमाग में एक बार ये बात आ गई है कि भाई मुझे भेड़ों को छोड़ना है तो ये छोड़ ही देगा, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। एंड इतनी सारी बातें सोचने के बाद हमारा जो विलेज चीफ है वो अपने लौंडे को पैसा वगैरह दे देता है एंड बोलता है तो फिर ठीक है चले जाओ। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों लोग वहां से जाने लगते हैं एंड जाते जाते हमारा एमसी बोलता है कि भाई अब अगर मैं सोचने जाऊँ तो वो जो विलेजर्स है वो अभी भी मुझे कुछ कंपनसेशन देना चाहेंगे एंड क्या मैं जाऊँ उनसे कलेक्ट वगैरह कर लूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा हमारे एमसी ने उस मैजिकल बीस्ट को मारा है तो इसी वजह से हमारा एमसी ये बात बोल रहा है। और ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर था वो बोलता है कि उन लोगों को लगता है कि उस मैजिकल बीस्ट को मैंने मारा है तो इसी वजह से आई डोंट थिंक कि वो तुमको ये रिवॉर्ड देंगे एंड ये रिवॉर्ड मेरे लेने का तो कोई इच्छा है नहीं, तो इसी वजह से मैं इस चीज को जाने दूंगा। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी बोलता है तो फिर ठीक है। तभी हम देखते हैं एक रास्ता आ जाता है जहां पर दोनों तरफ दोनों रास्ते चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है तो यहीं से हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो मास्टर है वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हारे ऑफर को रिफ्यूज करने के लिए। हमारा लॉन्डे ने हमारे इस मास्टर को बोला था कि एक साथ ट्रैवल वगैरह करेंगे, बट इसके बाद हमारा जो मास्टर है वो बोलता है कि नहीं मैं अकेला ही कंफर्टेबल हूँ ट्रैवल वगैरह करने के लिए। ये बात सुनकर हमारा लॉन्डा बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके इन सारी चीज़ों के लिए मतलब हमारे एमसी को वर्ल्ड के बारे में एंड मैजिक के बारे में सिखाने के लिए हमारा एमसी शुक्रिया बोलता है। एंड ये बात सुनकर हमारा जो मास्टर था बोलता है तुरान अपना ध्यान रखना। एंड इसके बाद हमारा लॉन्डा भी बोलता है एल्डर मैं आशा करता हूँ कि हम कभी एक और बार मिलेंगे एंड मिलकर थोड़ी बातचीत करेंगे। और इसी के बाद हमें हमारे इस मानवा के ऑथर की तरफ से कुछ बातें बताई जाती हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मतलब पता तो नहीं चलता, हमारा ऑथर यहाँ पर बता रहा था कि एक ऐसा लड़का जो देख रहा था अपने एक रिस्पेक्टिंग फिगर को वापस जाते हुए, जो बहुत समय बाद उसने ये बात रियलाइज की कि आखिर क्यों वो इस बूढ़े आदमी के साथ इतनी ज्यादा फॉर्मली बात कर रहा था। ऑल्दो हमारे एमसी ने कभी भी अपने मदर के प्रति अफेक्शन को कम होने नहीं दिया है, बट हमारा एमसी हमेशा से ही चाहता था एक फादर फिगर को ढूंढना, एक ऐसा बंदा जो उसके लिए एक रोल मॉडल बन पाए, काइंड ऑफ इंस्पिरेशन बन पाए, जिसकी तरह हमारा एमसी हमेशा से ही बनना चाहे एंड उसके ही पाथ को फॉलो करे। आई मीन अब तुम लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो ऑथर है वो क्या बोलना चाहता है, कि हमारा एमसी हमेशा से ही बचपन से एक फादर फिगर को ढूंढ रहा था जिसकी वो इंस्पिरेशन ले पाए, एंड हमारे इस जो मास्टर अभी तक आया था उसी को हमारे एमसी ने काइंड ऑफ फादर फिगर एंड इंस्पिरेशन की तरह लिया है। एंड इसी के बाद हमारे सामने ओरिजिनल मांगा पर हम वापस आते हैं। हम देखते हैं एक डिजर्ट का सीन जहां पर हमारा लौंडा चलते हुए आ रहा था एंड उसके सामने कुछ धूल वगैरह उड़ रही थी एंड वो कुछ नोटिस करता है कि कुछ लौंडे सामने से चलकर आ रहे हैं। एंड ये देखकर हमारा लौंडा मतलब हमारा एमसी सोचता है कि क्या वो ट्रैवलिंग मर्चेंट्स हैं जो अलग अलग गांव में जाकर सामान वगैरह बेचते हैं। एंड ये देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे उनसे डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं वो जो लोग
आ रहे थे सफेद कपड़े पहने हुए, वो लोग बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो हमारे रास्ते को रोकने वाले। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी पूछता है कि मैं एक अकेला ट्रैवलर हूँ काइंड ऑफ, एंड मैं जानना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सिटी में जाने के लिए मुझे कौन सी तरफ जाना पड़ेगा। और उसी के बाद हम देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमने जिस रास्ते से आया है तुम अगर उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाओगे तो तुम नेक्स्ट सिटी तक पहुंच जाओगे। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अच्छा ठीक है फिर। उसके बाद हमारा लौंडा थैंक यू बोलने के बाद वहां से चले जाता है। तो अभी हम देखते हैं बाकी लोग बोलता है एक मिनट रुको, बाकी मतलब बाकी जो लोग थे। उसी के बाद हम देखते हैं उनमें से एक लौंडा बोलता है कि तुम यहीं से ऐसे ही चले जाओगे हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन लेने के बाद कुछ ही ना बोलकर। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी हम देखते हैं उनमें से एक और लौंडा बोलता है कि अगर तुमने किसी के पास से कुछ चीज लिया है तो तुमको उसके बदले में कुछ चीज उसको देना भी पड़ेगा। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं वहां पर जितने भी सारे लोग थे उन सभी ने अपने हाथों से स्वर्ड्स निकाल लिए हैं एंड बोलते हैं कि पहले तो तुम अपने बैग को यहाँ पर रखो एंड अपने हाथों को ऊपर कर लो, नहीं तो तुम्हारा काम खत्म। ये बात देखकर हमारा लौंडा बोलता है अच्छा तो तुम लोग बैंडेड्स हो। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है आई मीन लौंडा तो नहीं, जो बाकी सारे लोग थे वो बोलते हैं अगर हम बैंडेड्स हो तो तू क्या करेगा बे। और तभी हम देखते हैं वो आई पैच वाला लौंडा जो हमारे एमसी से पहले बात कर रहा था वो बोलता है तो क्या हम इसे एक रेकलेसनेस कहे कि पहले से ही एक हमारा खाना चलते हुए हमारे पास आ गया है एंड हमसे बातचीत भी कर रहा है। एंड उसके बाद वो आई पैच वाला बंदा फिर से वही बात बोलता है कि अपने बैग को नीचे रखो एंड पतली गली से निकल लो। एंड इसके बाद हमारे उन लौंडों में से एक लौंडा हमारे एमसी के गले पर चाकू रख देता है और बोलता है तुमको मारने में हमको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, बैंडेड्स एक ऐसे लोग होते हैं जो किसी को मारने के लिए भी नहीं कतराते। तो अभी हम यहाँ पर एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा वो जो मास्टर था ना वो हमारे लौंडे को कैजुअलिटी सिखा रहा था आग बनाने की, जो मैं खुद भी नहीं समझ पाया था, तुम लोगों को मैंने बताया था। एंड तभी हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहां पर हमारा लौंडा ये सारी पास्ट की बातें सोचने के बाद अपने मन के अंदर ही सोचता है कि मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से यूज कर पाऊंगा अपने न्यू पावर को टेस्ट करने के लिए कि मैंने क्या क्या सीखा है एंड मेरे सीखने का कितना ज्यादा फायदा मुझे हुआ है। और इसी के साथ हमारी आज की पार्ट खत्म होती है एंड इसके बाद के पार्ट में हमारी भसड़ होने वाली है। आई मीन लिटरली हमारे लौंडे इसको कूटने वाला है इन लोगों को। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो। एंड मेरा नाम है शुमन एंड आप लोग देख रहे हैं शुमन यूट्यूब चैनल। तो चलो मिलते हैं एक और वीडियो एक और बात के साथ। बाय।